नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है अयोध्या में निर्मित होने वाला श्री राम मंदिर। किस प्रकार से ये 491 वर्ष पुराना विवाद आज समाधान तक पहुंच गया है। हमने बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों को देखा है, बड़े महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हमने लिए हैं, कानूनी पक्ष हमने पूरा कवर किया है और साथ ही साथ कैसा बृहद मंदिर बनने वाला है, उन सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। तो कैसे राम मंदिर का एक विवाद एक समाधान की तरफ में पहुंचा है, उन विभिन्न पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अयोध्या का विवाद था क्या। तो अयोध्या यानी वह स्थान जहां पर कभी युद्ध ना हुआ हो और ऐसे स्थान पर भगवान श्री राम का जन्म होता है, ऐसा प्राचीन हिंदू ग्रंथ और धार्मिक मान्यताएं हैं भारत के अलग अलग समुदायों के बीच में। मध्यकाल में उस जगह पर कभी विष्णु मंदिर हुआ करता था और स्थानीय लोग तो कहते हैं जन्मभूमि मंदिर। फिर मध्यकाल के बाद में जब आगामी हम भारत में मुगल शासन देखते हैं, जिसकी स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। बाबर मुगल राज्य का संस्थापक हुआ करता था भारत में। बाबर का ही एक सेनापति था मीर बाकी, जिसने 1528 में अयोध्या के इस स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया था। मस्जिद का निर्माण जो हुआ था इसका उल्लेख बाबरनामा में भी मिलता है और दूसरा जौनपुर शैली में इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर पूजा को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुए हैं। इन मुस्लिम रिलीजन और हिंदू रिलीजन अपने अपने क्लेम करते रहे हैं, लेकिन वहां पर एक ऐतिहासिक प्रमाण ये मिलता है कि जगह पे रामकोट का एक शिलालेख मिलता है अयोध्या के पास में। उस पर यह उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर कभी मंदिर रहा हुआ होगा, लेकिन आज की डेट में वो शिलालेख है नहीं, इसलिए उसकी प्रमाणिकता पर संदेह है। स्थानीय लोग कहते थे इसको मस्जिद जन्म स्थान कहते थे। इस प्रकार से ये जो पूरा स्थान है इसी मस्जिद जन्म स्थान वाले स्थान को लेकर के है, जहाँ पे हिंदू पक्ष ये मानता है कि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और मुस्लिम पक्ष ये मानता था कि यहाँ पर मस्जिद है। तो ये दोनों के बीच में कोर्ट का निर्णय आता है और कोर्ट के निर्णय के बाद में यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनने की ओर अग्रसर है। इस पूरे घटना में और कौन से तथ्य थे, हम ये इसको समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर कैसा था। ये आप जो स्वरूप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद रही है, उसका स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर इसमें 3 गुंबद थे, बीच में सेंट्रल में बड़ा प्रमुख गुंबद था। उसके बाद ये जो पूरा कैंपस आप देख रहे हैं ये पूरा कैंपस है और इस कैंपस में इस जगह पर है श्री राम चबूतरा। यहाँ पर श्री राम चबूतरा में ऐसा इस्लाम के मानने वाले या लोग भी ये मानते हैं कि ये जो चबूतरा है इसी स्थान पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। और ये उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है हनुमान द्वार। और यहाँ पर कोने में है सीता रसोई। इस कोने में इस तरफ में एक भंडार गृह माना जाता है कि जब ये विवाद आगे बढ़ता है तो 1949 में इस पूरे मस्जिद के बीच वाले स्ट्रक्चर में एक मूर्ति प्रकट होती है या स्थापित की जाती है भगवान श्री राम की। वहां से ये पूरा विवाद जो है वो कानूनी पहलुओं में जाता है और फिर उसका समाधान होकर के आज एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा लैंड है ये लगभग 2.7 एकड़ का लैंड है। तो लगभग 2.77 एकड़ का ये लैंड है और इस पे ही लेकर विवाद था, इसका समाधान हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कानूनी पक्ष क्या है। सबसे पहले जब मैंने आपको 1528 में बाबर के एक सेनापति ने जब मस्जिद का निर्माण किया, तब से लेके बीच बीच में थोड़ी बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती रही हैं। पहली बार सांप्रदायिक रूप से जो दंगे हुए हैं वो हुए हैं 1853 में, पहली बार सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और 1859 में यहाँ पर ये दंगे होने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय रूल कर रही होती है, तो 1857 की क्रांति के आसपास का समय है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि जमीन को अपने पूरे घेरे में ले लिया और वहां पर दोनों समुदायों के लिए उन्होंने स्थान निर्धारित कर दिए। ये बोल दिया कि भाई ये जो गुंबद वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जाएंगे और ये जो चबूतरे वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग अपना पूजा ध्यान करेंगे। बाकी पूरा कैंपस क्या कर दिया, उन्होंने बाउंड्री से घेर दिया। अब आगे ये हुआ कि 1885 में महंत रघुवीर दास ने मंदिर निर्माण के लिए फैजाबाद की जो जिला कोर्ट थी वहां पर अपना केस दायर किया। तो वहां पर जो जिला जज थे, जिला मजिस्ट्रेट थे के नायर ने उस वहां पे परमिशन नहीं दी, वहां पे बल्कि ताला लगवा दिया। और उसके बाद जो 23 दिसंबर 1949 को ये पूरा जो प्रमाइसिस था, यहाँ पर इस सेंट्रल डोम स्ट्रक्चर में पर एक श्री राम जी की मूर्ति रखते हैं। कई जगह पे लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो मूर्ति है ये प्रकट हुई है। कुछ लोगों ने ऐसे तमाम अपने अपने विषय रखे कि किसी को वो सपने में आई थी, तो तमाम बातें इससे संबंधित जुड़ी हुई हैं। चूंकि 23 दिसंबर 1949 को मूर्ति अंदर रख दी गई, आगे ये होता है कि अगले ही साल, एक साल बाद 1950 में गोपाल विशारद एक केस फाइल करते हैं और दूसरा केस फाइल करते हैं रामचंद्र दास। दोनों ये केस फाइल करते हैं कि हमकी जो अंदर मूर्ति प्रकट हुई है उसकी पूजा की अनुमति दी जाए
और वहां पर मंदिर बनाने का परमिशन मिले। ठीक है, इन दोनों पर जो शुरुआती तौर पे जो इस जजमेंट होता है, यथास्थिति बनाने का इनको ये आदेश मिलता है। यथास्थिति वहां पर बन जाती है 1950, यानी अब हम जब स्वतंत्र भारत के बाहर बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ही 9 साल बाद, 8-9 साल बाद जो है, एक और समूह इकट्ठा होता है जिसका नाम है निर्मोही अखाड़ा। 1959 में निर्मोही अखाड़ा का आता है और वो कहते हैं कोर्ट से हमको यहाँ पर पूजा और यहाँ का मैनेजमेंट करने के लिए परमिशन दी जाए। तो ये पूजा और मैनेजमेंट की परमिशन लेने के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं। तीसरे पक्षकार कौन हो गए? निर्मोही अखाड़ा। यहाँ पे तो गोपाल विरासत, रामचंद्र दास और निर्मोही अखाड़ा, अभी तक इस मामले में 3 लोग कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, निर्मोही अखाड़ा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं बता देता हूँ। निर्मोही अखाड़ा जो है वो मध्यकाल में रामानंद के द्वारा ये स्थापित एक अखाड़ा है। इसमें पूरे भारत के अलग अलग प्रमुख अखाड़े समूह शामिल हैं, उनमें से एक है ये। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसका नियोजन करती है और उसके अंदर में ये एक संस्था है जहाँ पर साधु संत वगैरह होते हैं और इनका काम होता है कि ये धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल हो। यहाँ हमने देख लिया कि 3 लोगों ने अभी तक केस कर दिया है। चौथा पक्ष जो शुरू आता है वो है 1961 में, यानी जैसे इसके 2 साल बाद, सुन्नी वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या होता है? सुन्नी यानी जो इस्लाम के अंदर में सुन्नी पक्ष है, सुन्नी यानी शिया और सुन्नी जो 2 कम्युनिटी होती है उनमें से सुन्नी पक्ष जो है, वक्फ बोर्ड, वक्फ का बोर्ड का स्थापना इस तरीके से हुई है कि जब भारत आजाद हुआ तो माइनॉरिटीज को लेके, यानी सुन्नी या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भारत में जितनी भी ऐसी भूमि है जिसमें या तो मस्जिद है या तो फिर उस समय कब्रिस्तान है या फिर वो इस्लाम के किसी प्रयोजन से यूज हो रही हो, ऐसी सभी भूमि का नियोजन करने का काम, उसका पूरा अधिकार जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। चौथा केस लगाया 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, भाई ये जो पूरा लैंड है, ये जमीन हमारी है, इसलिए इस पर अधिकार हमको दिया जाए। तो यहाँ पर चौथे सुन्नी वक्फ बोर्ड चौथे रूप में कानूनी विवाद में आए। 1961 के बाद में थोड़ा सा शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं होती है। लेकिन फिर 1984 में फिर से वहां पर स्थानीय कोर्ट में एक केस होता है जिसके समाधान में बहुत हल नहीं निकल पाते हैं। 1984 में विश्व हिंदू परिषद आती है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस यानी संघ का एक विंग है, एक हिस्सा है, और ये दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन करते हैं। और इस धर्म संसद में जितने भी साधु संत सम्मिलित होते हैं उन सबको लेकर के वो एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसमें वो 3 मंदिरों की जो भूमि है इनको अन्य धर्मों के लोगों से मुक्ति के लिए प्रस्ताव लाते हैं। तो ये 3 मंदिर कौन कौन से हैं? ये पहला मंदिर है अयोध्या का, यहाँ जहाँ श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। दूसरा मंदिर था मथुरा और तीसरा था वाराणसी। फैजाबाद की कोर्ट है जो अगले साल 2 साल बाद में यहाँ की जो स्थानीय कोर्ट में केस लगा हुआ होता है, जो आपको पता है निर्मोही अखाड़े ने भी लगाया था, गोपाल विरासत, रामचंद्र दास ने भी लगाया हुआ था। उस केस की सुनवाई होते होते ये मामला यहाँ पहुंचता है और एक केस में यहाँ पर इनको क्या होती है, पूजन की अनुमति मिल जाती है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज हैं फैजाबाद कोर्ट के, वो इसकी अनुमति दे देते हैं कि आप पूजा कर सकते। अब जब यहाँ पे इनको परमिशन मिल गई, मुस्लिम पक्ष जो है एक नई कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। तो इसमें कौन थे? मुस्लिम धर्म को मानने वाले ऐसे बड़े समूहों के लोग जो थे, अलग अलग संस्थाओं के लोग, अलग अलग मानने वाले लोग और प्रमुख लीडर इनके थे, इसके मेंबर बनाए गए। 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में यही जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, ये एक रिट डायल करती है किसको लेके? जमीन को लेके। यानी अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे ये जो विवाद है, ये विवाद यहाँ पे मंदिर होने या ना होने का नहीं है, किस धर्म का है और किस धर्म का नहीं है ये होने का नहीं है। यहाँ पर मुख्य विवाद है कि भाई ये जिस जगह पे ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये जमीन किसकी है, आखिर इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है इसका। और जब कोर्ट में ये अपील जाती है, एक और नए पक्षकार बनते हैं, वो है रामलला विराजमान। तो ये कौन है? तो रामलला विराजमान का, यानी जो मंदिर के भीतर में मूर्ति 1949 में स्थापित की गई थी, उसको एक जीवंत स्वरूप मान करके एक उसको कानूनी पक्षकार बनाया गया और वो थे रामलला विराजमान। 3 लोग बचे। कौन से 3 लोग बचे? क्योंकि गोपाल विरासत और वो रामदास जी का तो केस हो गया हैंडल, क्योंकि वहां पे कोर्ट ने परमिशन कर दिया, स्थानीय कोर्ट ने। एक निर्मोही अखाड़ा, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड, तीसरा रामलला विराजमान। ये 3 लोग अब उस पूरी जमीन के मालिकाना हक को लेकर के हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर होता यह है, ये केस तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन इस बीच में विश्व हिंदू परिषद ने जो धर्म संसद की थी, धर्म संसद के बाद राजीव गांधी सरकार वहां पे उस समय होती है
तो धर्म को लेकर राजनीति यदि की जाती है तो उसका तुरंत बेनिफिट काफी मिलता है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं और ऐसा लोगों का मानना है। विश्व हिंदू परिषद को यहाँ पर राजीव गांधी सरकार के द्वारा विवादित स्थल में शिला पूजन की यानी कि भूमि पूजन की अनुमति मिल जाती है। चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, उस बीच में यदि सरकार इनको भूमि पूजन की परमिशन दे रही है तो ये एक इनके लिए पॉजिटिव संकेत है। और वो क्या करते हैं, मुख्य विवादित स्थल है उससे कुछ दूरी पर यहाँ पर शिला पूजन करते हैं और शिलाएं इकट्ठा होकर के उसका भूमि पूजन किया जाता है, वो मंदिर के स्वरूप की चर्चाएं होने लगती है। इस बीच में बीजेपी के बड़े पॉलिटिकल लीडर उस समय पे हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ, कहाँ पर है, गुजरात में, तो सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए वो रथ यात्रा शुरू करते हैं। रथ यात्रा किस लिए, कि वो जो श्री राम मंदिर यहाँ पर बनने वाला है या बनने की संभावनाएं दिख रही हैं, उसको लेकर के पूरे देश में एक वातावरण बनाया जाए और एक माहौल बनाया जाए। और पॉलिटिकल सिनेरियो में यदि देखें, जो बीजेपी पहले इस 90 के पहले 2 सीटें हुआ करती थी, इस रथ यात्रा के बाद उनके पक्ष में काफी जनमत बनता है और इनको बीजेपी को 58 सीटें मिलती हैं। तो एक प्रकार से लोगों के जहन में भी ये प्रश्न आता है और पॉलिटिकल लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है कि ये जो विषय है लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इस विषय पे हमको काम करना चाहिए। और ये रथ यात्रा शुरू होती है वहां से, और उसके बाद इस रथ यात्रा को तमाम अलग अलग पॉलिटिकल जो एक दूसरे के अपोजिशन होते हैं उनमें भी तमाम रूप से देखा जाने लगा। तो बिहार में उस समय पे बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, बिहार पे यात्रा पे रोक लगा दी, आगे नहीं जाने दिया। तो उसके बाद ये यात्रा थोड़ी समय के लिए यहाँ स्टे हुई और उसके बाद फिर वो दिल्ली से आके फिर अयोध्या गए लाल कृष्ण आडवाणी जी। और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं डायरेक्ट, और वहां पर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जो थे वो बीजेपी के फ्रंट के अगेंस्ट में थे, यानी वो समाजवादी दल के नेता थे और वो कहीं तक वहां पर वो चाहते थे कि हिंदू को इस तरीके से मूवमेंट करने ना दिया जाए। इसकी वजह से उतने भी कार सेवक थे, यानी ऐसे कार्यकर्ता लोग आंदोलन प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, उनको गोली मारने के आदेश दिए गए और उसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यदि हम बात करें तो 5 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत होती है। फिर आता है अगला बड़ा इंसिडेंट जो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस वाला। तो 6 दिसंबर 92 में कार सेवक यानी कि ऐसे वॉलंटियर जो बीजेपी से रिलेटेड हैं, तो वहां पर राम मंदिर को लेकर के काम कर रहे हैं, ऐसे लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन संगठनों के माध्यम से कार सेवक होते हैं, वो पहुंचते हैं बाबरी मस्जिद वाले एरिया में और वहां जाकर के जो विवादित ढांचा है यानी कि स्ट्रक्चर है, जो उस स्ट्रक्चर को वहां पर वो ध्वस्त कर देते हैं यानी कि तोड़ देते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में कि पहला, उस समय पे भारत का राष्ट्रपति कौन था, शंकर दयाल शर्मा थे। फिर प्रधानमंत्री कौन था, तो नरसिम्हा राव थे। मुख्यमंत्री कौन था उस समय, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। चूंकि ये घटनाक्रम है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय हुए थे कल्याण सिंह। फिर उसके बाद जांच के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जो रिटायर्ड जज होते हैं जस्टिस लिब्राहिम। तो जस्टिस लिब्राहिम की अध्यक्षता में एक आयोग गठित होता है। ये आयोग 1993 में गठित होकर के अपनी तमाम जांच करता है और अंततः 2009 में यह अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें उन्होंने कई लोगों को अभियुक्त माना है, कई लोगों को मुख्य अभियुक्त माना है। उसमें से बीजेपी के कुछ पॉलिटिकल लीडर जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, ये जो कुछ मेन टीम के लीडर हैं, ये भी उसकी रिपोर्ट के अंतर्गत में अभियुक्त की श्रेणी में आए हैं। और यहाँ पर तो अगले ही साल यानी 1993 में जिस समय पे ये बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा है, उसके बाद में जो उसके आसपास की लगी हुई 67 एकड़ जमीन थी उसको भी केंद्र सरकार यानी कि उस समय पे नरसिम्हा राव सर 2.77 एकड़ का जो मेन विवादित भूमि है वो तो है ही, लेकिन उसके आसपास की 67 एकड़ जो जमीन है उसका वो अधिग्रहण कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है यानी केंद्र सरकार। कोर्ट जहां पे 2003 में एक जजमेंट देता है कि ये जो 67 एकड़ का लैंड है, इस लैंड में किसी भी प्रकार का धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी। तो यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग जो शिलान्यास आप 1989 में विश्व हिंदू परिषद कर रही थी वो भी अब इस प्रमाइसेस में नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया 2003 में। और उसके बाद पहुंचता है मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फैजाबाद की कोर्ट ने वहां पे परमिशन दे दी थी, उसकी अधिकार के लेकर के वहां पे 3 पक्षकार जो मैंने आपको पहले भी बताए, वो 3 पक्षकार कौन से थे, रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। 3 पक्षकार मुख्य रूप से हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां अधिकार को लेकर के ही केस चल रहा था 2000
30 सितंबर 2010 तक ये केस चलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो है वो 2010 में ये निर्णय देता है। तो किस बेस पे ये निर्णय देता है? एएसआई की रिपोर्ट। एएसआई रिपोर्ट क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो पुरातत्व विभाग है, उसने वहां पर खुदाई की। खुदाई करके उसको जो भी साक्ष्य मिले, जो भी एविडेंस मिले, उनके बेसिस पे और जो हाई कोर्ट को अन्य दूसरे दस्तावेज मिले थे, उनके आधार पे 3 जजों की बेंच ने ये माना कि यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है और वो बीच वाले गुंबद वाली जमीन पर हुआ है। लेकिन ये भूमि के अधिकार का जो कानून है वो स्पष्ट नहीं है, यानी कि ये जमीन किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए ये जो विवादित स्थल है 2.77 एकड़ वाला, इसको सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच में, तीनों के बीच में 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। अब इस निर्णय पर कुछ पक्ष सहमत और कुछ नहीं सहमत, तो मामला पहुंचा कहां? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में 2011 में इस पर सुनवाई होती है और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर रोक लगा देते हैं, यानी कि स्टे मिल जाता है। जस्टिस खेहर आते हैं 2016 में और वो ये बोलते हैं कि आप इसको आपसी सुलह से इसको सुलझा लें। वहां पर एक सुझाव और 2017 में आता है जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने का, कि भाई आप कोर्ट के बाहर आपस में जितने भी समुदाय के लोग हैं आपस में बातचीत करके इसका समाधान निकाल लीजिए, जो भी उचित। कोर्ट के बाहर इसका निर्णय करने का ये एक समाधान सुझाते हैं। जब ये सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो कोर्ट की तरफ से एक आती है बात कि भाई कोर्ट ही ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दे, मध्यस्थता का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि उनके बीच में दोनों सब कम्युनिटीज के बीच में बातचीत करेंगे, उनके पक्षों को समझेंगे और उसके बाद आधार पर कोई एक कंक्लूजन निकालेंगे। और 8 हफ्ते बाद जब ये रिपोर्ट देते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये जो मध्यस्थता का पैनल है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता और यहाँ पर मध्यस्थता का वो जो फॉर्मेट है वो फेल हो जाता है। और जब ये फॉर्मेट फेल होता है 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू करता है। अब जब यहाँ पे रोजाना सुनवाई शुरू होती है तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि ये भारत के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा केस है जिसमें लगातार 40 दिनों तक रोज सुनवाई हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब इसमें हम देखते हैं कि 16 अक्टूबर 2019 में इसकी सुनवाई पूरी होती है और इसका जो फैसला फाइनल जजमेंट जो आता है वो 29 नवंबर 2019 में आता है। और फाइनल जजमेंट में होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का बेस बना करके के आधार के अलावा जस्टिस को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जमीन का जो तथ्य है, जमीन का मामला है, वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, इसकी वजह से कोर्ट ने यहाँ पर अपनी व्यवहारिक दृष्टि से उसका निर्णय लिया आर्टिकल 142 के अंतर्गत। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कोर्ट के बारे में। फिर क्या फैसला लिया? जो हिंदू पक्षकार हैं, तो उस समय कौन हुआ करते थे? 2 हिंदू पक्षकार हैं, एक निर्मोही अखाड़ा और दूसरा है रामलला विराजमान। तो रामलला विराजमान के पक्ष में, हिंदू पक्ष में, वो ट्रस्ट का गठन करने का निर्णय देते हैं और कहते हैं कि ये जो 2.77 एकड़ का लैंड है, ये जो भूमि है, ये हिंदू पक्ष को दे दी जाए। और कैसे दी जाए? वहां पर आप एक ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट में जितने भी ये हिंदू पक्षकार हैं इन सबको शामिल करिए, भूमि दे दीजिए और वो भूमि का जैसा उपयोग करेंगे वैसा करेंगे। और मुस्लिमों को क्या मिला? दूसरा पक्षकार है उनके साथ भी जस्टिस हो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अयोध्या में ही 5 एकड़ का जो लैंड है देने का सरकार को आदेश दिया कि आप मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में ही 5 एकड़ की भूमि स्वतंत्र अलग आप दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 29 नवंबर 2019 में। उसके बाद भारत में शुरू होता है मंदिर निर्माण का मसला। सबसे पहले जो ट्रस्ट बनाने का कोर्ट ने आदेश दिया था बनता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसमें 15 सदस्य होते हैं और इस ट्रस्ट का गठन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो इसका अध्यक्ष हुए हैं महंत नित्य गोपाल दास जी। इसके जो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कोषाध्यक्ष हैं, इनका नाम है स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज। तीसरे नंबर पे मुख्य पर्सन जो है श्री चंपत राय जी, जो इसके जनरल सेक्रेटरी होंगे। 3 प्रमुख पद होते हैं बड़े महत्वपूर्ण किसी भी ट्रस्ट या संगठन में। उसके बाद अन्य जो सदस्य हैं उनमें से शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी, परमानंद जी महाराज, श्री नृपेंद्र मिश्र जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हुआ करते थे, पराशरण जो इस पूरे केस में हिंदू पक्षकार हुआ करते थे, वकील थे,
और बिमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह जो मिश्र जो है यहाँ के राज परिवार, जो अयोध्या में राज परिवार है वहाँ से संबंधित हैं। और डॉक्टर अनिल मिश्रा जो है ये यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, सेवाएं देते हैं और अयोध्या से ही जुड़े हैं और काफ़ी इस मंदिर वाले मसले में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। उसी प्रकार से कामेश्वर चौपाल, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है रखी गई कि इस ट्रस्ट में सदैव एक व्यक्ति जो ऐसा होगा वो अनुसूचित जाति या जनजाति यानी दलित समुदाय से होना अनिवार्य है और उसमें से हैं कामेश्वर चौपाल। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति यहाँ के सदस्य हैं देवेंद्र दास, जो कि निर्मोही अखाड़ा से संबंधित है। मैंने आपको बताया निर्मोही अखाड़ा प्रमुख पक्षकार भी था और इस वजह से उनके एक सदस्य को लिया गया। 3 अन्य सदस्य में से एक केंद्र सरकार के अंदर में गृह मंत्रालय का सचिव, राज्य सरकार के अंदर में जो यूपी है उनकी सरकार के अंदर का गृह सचिव और यहाँ पर जिला प्रमुख यानी कि जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेड, जिले का प्रमुख यानी कि कलेक्टर। ये मिलाकर के ये 15 लोगों का एक ट्रस्ट बना जो कि मंदिर निर्माण समिति बनी है। ये मंदिर निर्माण करेगी। तो मंदिर का निर्माण कैसे होगा कि नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण होगा और जो आप इमेज देख रहे हैं जिसमें एक शिखर होगा, मुख्य शिखर जो 161 मीटर फीट का होगा और बीच में होगा गर्भगृह और बीच में होगा एक कूडू मंडप, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर एक होगा नृत्य मंडप, एक होगा रंग मंडप। तो इस तरीके से 5 प्रमुख मंडप हम यहाँ पे देख पाएंगे और यहाँ पे लगभग इसको बनाने में 3 वर्ष का समय होगा। नागर शैली में ये बनेगी, 5 प्रमुख डोम होंगे और ये जो पूरा एरिया होगा टेम्पल का ये लगभग 10 एकड़ का होगा और टोटल जो कॉम्प्लेक्स एरिया रहेगा वो लगभग 57 एकड़ का रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ऑक्टागोनल रहेगा यानी अष्टकोणीय संरचना रहेगी, 8 उसके फेसेस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 डोम होंगे जिसमें से एक मुख्य गर्भगृह होगा, ये हमने दिखा। शिखर 161 मीटर का होगा, 3 मंजिल का ये स्ट्रक्चर होगा। आप यहाँ इमेज में भी देख पाएंगे 1, 2 और ये 3 रह के आप देखेंगे। यहाँ के जो मुख्य आर्किटेक्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, चंद्रकांत भाई सोनपुरा, ये अहमदाबाद के हैं। जब ये 1990 में भूमि पूजन किया गया था तब इन्होंने इसका डिजाइन किया था और अभी भी उनकी ही फर्म को डिजाइन करने के लिए दिया गया, चंद्रकांत भाई सोनपुरा। ठीक है, और मंदिर के नीचे एक जो बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है वो ध्यान देने वाला बात है कि अभी रिसेंटली टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। तो टाइम से कैप्सूल का क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कालपत्र, यानी कि तांबे का स्ट्रक्चर होगा जिसमें इतिहास के बारे में, यहाँ के बारे में, राम मंदिर के बारे में तथ्य लिखे होंगे ताकि भविष्य में कभी भी इस क्षेत्र पे कोई भी विवाद ना हो। टाइम कैप्सूल ये होता है। तो टाइम कैप्सूल ऐसा ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने भी लाल किले के पास में ऐसा ही टाइम कैप्सूल गड़वाया है जमीन के नीचे ताकि ये स्पष्ट हो सके भविष्य में कभी खुदाई हो, कभी भी कुछ हो, 100,000 साल बाद में भी लोगों को ये पता हो कि इस स्थान पे कोई राम मंदिर है और उससे जुड़ी हुई तमाम स्ट्रक्चर बातें हैं, तमाम निर्णय हैं कि कभी भविष्य में उसका विवाद ना हो। इस मंदिर के निर्माण में 151 नदियों का जल लाया गया है और उसमें से ही एक प्रमुख तथ्य है जैसे भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ है श्रीलंका। श्रीलंका का जल और मिट्टी भी उन जगहों से ला करके इस मंदिर में उपयोग की जा रही है। 151 नदियों का जल और मिट्टी भी इसमें एकत्रित हो रही है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस मंदिर के जो विवाद में जो मुस्लिम पक्षकार थे उनमें से इकबाल अंसारी जी को भी इसमें इनवाइट किया गया और वो भी इसमें समारोह में शामिल होंगे। तो ये मंदिर का स्वरूप इस तरीके का हमने देखा। अब हम आते हैं मंदिर के संभावित प्रश्न क्या है। हम लोग चूंकि तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तो हमको ये समझना जरूरी है कौन कौन सी संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो संभावित प्रश्नों में अयोध्या किस राज्य में स्थित है, तो ये हमने बताया सरयू नदी के तट पर स्थित है, फैजाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और कितने एकड़ में यहाँ की भूमि है, मंदिर है जिसके अंदर ये विवाद था, 2.7 था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो मीर बाकी ने किया था जो कि बाबर का सेनापति था। हमने देखा किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी के तट पर। अयोध्या विवाद पर अंतिम निर्णय कब हुआ, अंतिम निर्णय हुआ था 29 नवंबर 2019 को। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है, ये प्रश्न भी आता है। फैजाबाद या साकेत भी इसको पूरे रीजन को कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो साकेत जो है इस रीजन का नाम है ऐतिहासिक जिसका अयोध्या हुआ करता था। मुख्य परीक्षाओं से संबंधित जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कि अयोध्या विवाद के समाधान में पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट है उसका चर्चा कीजिए। रामचरितमानस के अनुसार राम राज्य की संकल्पना क्या है उस पर व्याख्या कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जो इसमें डिसीजन हुआ उसके क्या प्रावधान है उस पर चर्चा कीजिए। कि श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है इस पर टिप्पणी कीजिए, ये कैसे फॉर्मेट हुआ। तो ये कुछ थे बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने डिस्कस किए और आई होप आपको पूरा पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। हाँ,
यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ में पुनः। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।